जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं अखिलेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। और इस क्रम में जो है कि जैसा क्लासेस कंटिन्यू जो है कि चल रही है, इससे पहले जो है कि 3 क्लासेस आपको हिंदी लेक्चर के मिल चुके हैं। एक आपका अभी तक जो हमने क्लासेस देखे हैं, उन क्लासेस में क्या क्या देखा है हमने। एक 3 क्लास आपकी हिंदी की हो गई है, ठीक है। इसी क्रम में एक क्लास भारतीय भूगोल या भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भूगोल, ये एक क्लास जो है कि हो चुका है। इसी क्रम में जो जीएस का पोर्शन है, जीएस के पोर्शन से दूसरा सब्जेक्ट जो है कि स्टार्ट किया जा रहा है आज की क्लास में, है ना। आज के क्लास में दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, क्या है? इतिहास। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? इतिहास। इतिहास और इतिहास से रिलेटेड आज चूंकि इंट्रोडक्टिव क्लास है, तो उसी हिसाब से चीज़ें जो है कि देखा जाएगा। पहले इतिहास के कुछ प्रारंभिक चीज़ों को समझा जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। इतिहास को कैसे बांटा गया है, बांटने का आधार क्या है और वर्गीकरण एक्चुअली किया किस वजह से गया है, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। सबसे जो बड़ा प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि इतिहास क्या है? इतिहास क्या है ना। जब सवाल ये करते हैं कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, इस क्रम में अगर हम देखते हैं तो सामान्य तौर पे लोग कहते हैं घटनाओं को इतिहास कहते हैं। भाई घटनाएं तो सभी होती है ना। जितनी भी मान लीजिए आज दिन भर में जितनी भी घटनाएं घटित हुई, वो सब क्या इतिहास के पार्ट बन जाएंगी? क्या इतिहास का अंग हो जाएगा? क्या कल जो है कि जितनी भी घटनाएं घटी वो सारी क्या इतिहास हो जाएगा? क्या इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाएगा? क्या अगर इस क्रम में देखते हैं तो ऐसा कुछ भी जो है कि हमें देखने को नहीं मिलता है। हाँ, तो फिर इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? तो इस क्रम में देखा जाए इतिहास क्या है, तो इतिहास वह घटनाएं जो समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन लेके आती हैं या किसी प्रकार का प्रभाव लेके आती हैं अपने साथ, उन सबको इतिहास के कैटेगरी में रखा जाता है ना। तो सामान्य समझ के अनुसार देखा जाए तो वो सारी घटनाएं जो समाज को प्रभावित करती हैं, कोई बदलाव लेके आती हैं, कोई क्रांति लेके आती हैं, कुछ अनोखी शुरुआत लेके आती हैं, उन सारी घटनाओं को इतिहास की कैटेगरी में रखा जाता है। ये सामान्य तौर पे समझने के अकॉर्डिंग जो है कि हम समझ सकते हैं। अब इस क्रम में देखा जाए तो इतिहास का बंटवारा बहुत सारे जो है कि हिसाब से किया गया है। क्योंकि इतिहास तो हमारा एक ही है, इतिहास हमारा एक ही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इसमें कभी कोई शंका मत कीजिएगा। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने आप को अध्ययन करने के लिए सहूलियत देने के लिए क्या करते हैं? इतिहास का वर्गीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कालक्रम के अनुसार देखा जाए, कालक्रम के अनुसार देखा जाए, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, इतिहास का बंटवारा दे रखा है, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इस तरीके से जो है कि बंटवारा किया गया है। अगर समय के आधार पर देखा जाए, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इस तरह का बंटवारा किया गया है। अगर पूरा क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं, अगर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं? ये थोड़ा सा जो है कि गड़बड़ हो रखा है, ये जो है कि गलत हो रखा है, इसको थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पे इतिहास होना चाहिए था। ये होना चाहिए हिस्ट्री। हिस्ट्री, इतिहास होना चाहिए था। तो इतिहास को सामान्य तौर पे 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि के अनुसार देखते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्टोरिक,
प्री हिस्टोरिक, है ना, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। यही है आपका जो ऊपर यहाँ पे लिखा गया है, प्रागैतिहासिक, है ना, ये है आपका आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, और ये है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ये क्रम जो है कि प्रॉपर हमें देखने को मिलता है। और इस क्रम में देखते हैं तो जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से कहने का मतलब ये है कि मानव का वो समय कालखंड, वो समय कालखंड, वो कालखंड जब मनुष्य का जो आधार था ना, आधार, जीवन का जो आधार था वो क्या था, पत्थर था, पत्थर था। और उसी के अनुसार मनुष्य अपना जीवन जीता था, समाज का विकास होता था, उसी तरीके के समुदाय में रहता था, रहन सहन, मतलब कि उसके दिनचर्या का, क्रियाकलाप का जो भी मुख्य आधार था वो पत्थर था। पत्थर की गुफाओं में रहता था, पत्थर से ही क्या करता था, शिकार करता था, पत्थर से ही हथियार बनाता था, पत्थर से ही आभूषण बनाता था, यानी जो कार्य करता था वो पत्थर से ही सामान्य तौर पे, या हड्डियों वगैरह से, ऐसे ही जो है कि चीज़ों से जो है कि करता था। इस तरह के पीरियड को जो है कि हम कहाँ पे रखते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ये वो कालखंड है, सामान्य तौर पे ये भी आप जो है कि ध्यान दीजिएगा, ये वो कालखंड है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, सिर्फ पुरातत्व ही मिलता है, लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। ध्यान से दीजिए, सुनिएगा, पाषाण काल या जो है कि आपका प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। इस तरह का बहुत ही बेसिक प्रश्न जो है कि छोटे छोटे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित इतिहास के निम्नलिखित में से किस कालखंड का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये जो है कि ध्यान रखिएगा, जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। अब आते हैं यहाँ पे आद ऐतिहासिक काल। अच्छा, इसमें जो है कि देखते हैं, इसमें टाइम पीरियड वगैरह देखते हैं, तो आपका जो प्रागैतिहासिक काल है वो 20 लाख बीसी से लेकर के आपका 2500 बीसी तक का कालखंड, सॉरी हाँ, 2500 बीसी तक का कालखंड जो है कि पूरा पूरा माना जाता है कि आपका प्रागैतिहासिक कालखंड है ना। और इस यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो प्रश्न जो है कि पूछा जाता है, दो प्रश्न पूछा जाता है। एक कि मानव जाति का पालना किसे बोलते हैं, तो मानव जाति का पालना बोला जाता है अफ्रीका। मानव जाति का पालना किसे बोलते हैं, अफ्रीका को। वहीं से मानव का विकास हुआ था। जब थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे ना, थोड़ा सा आगे, कहने का मतलब यह है कि जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएंगे, मानव के विकास के क्रम में हम बताएंगे होमोसेपियंस वाला, और भी जो है कि इसके स्पीसीज हैं, तो उनको विकास का क्रम हम जब देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो मानव जाति का विकास होता है वो अफ्रीकीय महाद्वीप से होता है। इसीलिए अफ्रीकीय महाद्वीप को जो है कि मानव जाति का पालना बोला जाता है। एक दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि मानव संस्कृतियों का पालना कौन सा क्षेत्र है, तो मानव संस्कृतियों की पालना जब हम बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। एशिया को मानव संस्कृति का पालना बोला जाता है, जबकि अफ्रीकीय महाद्वीप को मानव जाति का पालना बोला जाता है। तो ये चीज, दोनों चीजें थोड़ा सा जो है कि ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक की बात करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को देखें कि 3 भागों में बांटा गया है ना। पैलियोलिथिक जो है कि पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल, है ना। मेजोलिथिक पीरियड ये आपका जो है कि मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक पीरियड यानी नव पाषाण काल। फिर आपका जो पूरा पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इस तरीके से जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, है ना। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद ऐतिहासिक काल, इसकी बात की जा रही है, आद ऐतिहासिक काल। तो आद ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं, यहां पे आद ऐतिहासिक की बात करते हैं, तो आद ऐतिहासिक काल में वो कालखंड आता है जिसका लिखित प्रमाण तो है लेकिन कुछ अस्पष्ट नहीं है। लिखित प्रमाण तो है लेकिन बहुत ज्यादा अस्पष्ट नहीं है, या जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। इस कालखंड को जो है कि हम कहते हैं क्या, आद ऐतिहासिक
काल, इस कालखंड की अगर हम बात करते हैं तो इस कालखंड में जो है कि रखा जाता है या जो पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 से 1500 बीसी। सामान्य तौर देखिए मोटा मोटा है ये जो टाइम पीरियड है, वो मोटा मोटा है, तो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट की जो है कि अब जब डिटेल से टॉपिक में आएंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि एक्चुअली कंट्रोवर्सी होती क्या है, यह समस्या क्या है। जो आपका समय कालखंड है, समय कालखंड में जो बदलाव हमें देखने को मिलता है, अलग अलग स्रोतों में या अलग अलग किताबों में जो हमें बदलाव देखने को मिलता है, वो एक्चुअली होता क्यों है ना। तो इसके चक्कर में ज्यादा मत पड़िएगा, इसी में जो है कि प्रोटो हिस्टोरिक में ही अध्ययन करते हैं क्या, वैदिक कल्चर का भी, वैदिक कल्चर का भी यहीं पे जो है कि हम क्या करते हैं, देखते हैं, है ना, इसी कैटेगरी में। उसके बाद बारी आती है किसकी, हिस्टोरिक पीरियड, यानी ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कालखंड की बात करते हैं। और ऐतिहासिक कालखंड को अब बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांट देते हैं। अब यहाँ पे प्राचीन काल, प्राचीन काल, है ना, मध्यकाल और आधुनिक काल, इस तरीके से इतिहास को 3 भागों में जो है कि बांट देते हैं, है ना। और इस तरीके से हम वर्गीकरण करते हैं, इसलिए अपने अध्ययन के सुविधा के अनुसार इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। अब इस क्रम में जो है कि पूरा अगर देखा जाए तो हमें एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग देख लेंगे, क्या एक टॉपिक और यहाँ पे देख लेंगे। मानव का विकास, मानव का विकास, मानव का विकास, ये थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, ये कुछ खास है नहीं, बस 5 या 10 मिनट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। इसको जो है कि अलग से थोड़ा सा देख लिया जाएगा जब भी जो है कि क्लास प्रॉपर, अभी तो ये परिचय माने कि इंट्रोडक्टिव क्लास ही है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक देखा जाएगा धार्मिक आंदोलन। प्राचीन काल में देखा जाए तो बहुत सारे धार्मिक आंदोलन होते हैं, है ना, और उन धार्मिक आंदोलनों में देखा जाए तो लगभग 64 संप्रदाय निकल के आते हैं, और उस 64 संप्रदाय में से कुछ 2-4 संप्रदाय ही आगे निकल के आते हैं जो धर्म के रूप में आते हैं। जैसे आपका जो है कि बौद्ध धर्म होता है, जैन धर्म होता है, भागवत होता है, शैव धर्म होता है, शाक्त धर्म होता है, जैन धर्म, जैन धर्म की बात करते हैं। पहले तीर्थंकर कौन, ऋषभदेव। टोटल इसमें तीर्थंकर कितने होते हैं, 24। अंतिम तीर्थंकर देखते हैं तो महावीर स्वामी, त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म आता है, महात्मा बुद्ध जो है कि आते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन आता है, ज्ञान उनको मिलता है ना, यहाँ पे भी त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सारी बातें जो है कि यहाँ पे हम देखते हैं, भागवत धर्म जो जुड़ा हुआ है, शैव धर्म जुड़ा हुआ है। ये जो प्राचीन काल के जो धार्मिक आंदोलन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न जो है कि हमेशा जो है कि पूछते जाते हैं, तो इसको जो है कि टॉपिक में वहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हमें क्या देखना है, तो उसके बाद देखा जाएगा महाजनपद काल। मानव का जैसे ही विकास होता है, विकास चूंकि पहले मानव जो है कि समाज के रूप में नहीं रहता था, छोटे छोटे समूहों के रूप में रहता था। उसके बाद समाज बना, बाजार बना, कृषि आई, कृषि आई तो भूमि का महत्व बढ़ा, भूमि का महत्व बढ़ा तो भूमि पर अधिकार करने की प्रवृत्ति बढ़ी, और भूमि पर अधिकार करने की प्रवृत्ति बढ़ी तो शक्तियां वहां से जो है कि क्या हुई, बड़ी बड़ी शक्तियां निकलने लगी, राज्य का कॉन्सेप्ट आया, है ना, जनपद का कॉन्सेप्ट आया। तो उसी समय जो राज्य वगैरह बने उन्हें कहा गया क्या, महाजनपद। तो उस समय कुल 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। अब 16 महाजनपद का जो है कि हमें जानकारी कहाँ पे मिलती है, तो 16 महाजनपद का जो है कि अंगुत्तर निकाय में जो है कि जानकारी हमें मिलती है।
इसके अलावा देखा जाए तो जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र में भी कुछ महाजनपदों की जानकारी मिलती है। हालांकि पूर्ण रूप से भगवती सूत्र में पूर्ण रूप से सारे जो है कि 16 महाजनपदों की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ का जो है कि जानकारी वहां पे मिलता है। अब वहीं से जैसे ही जो महाजनपद बनते हैं, अब यहाँ पे शक्ति का संघर्ष शुरू हो जाता है, साम्राज्य विस्तार का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लोग सैनिक रखने लगते हैं, राजा निकल के आ जाता है, राज्य निकल के आ जाता है, सारी व्यवस्थाएं निकल के आ जाती है। इस क्रम में देखते हैं तो अब यहाँ पे जो है कि मगध राजवंश आ जाता है। मगध राजवंश आता है 544 बीसी से 322 बीसी के आसपास मगध साम्राज्य आता है। भारत का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला राजवंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश, जरासंध वगैरह का कॉन्सेप्ट आपने जो कृष्ण लीला में देख रखा होगा, है ना। वहां पे जरासंध जो है किसी वंश से था, बृहद्रथ वंश आता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला राजवंश कौन सा है, तो पहला राजवंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश है ना। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है कि हर्यक वंश आता है, बिंबिसार जिसका संस्थापक होता है, उसका पुत्र अजात शत्रु आता है। उसके बाद उदयन आता है, उदयन के जो है कि बाद जो है कि जैसे ही ये साम्राज्य खत्म होता है हर्यक, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग इसकी स्थापना करता है। इसके अंतिम शासक को मार करके महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना करता है। और नंद वंश का जो अंतिम शासक है धनानंद, कौन आता है? धनानंद। धनानंद किसका समकालीन है? सिकंदर का। सिकंदर का। प्रश्न पूछता है जब भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो भारत का शासक कौन था, या किस राजवंश का भारत में शासन था? तो नंद वंश का जो है कि शासन देखने को हमें भारत में मिलता है। धनानंद राजा था और ये नंद वंश का अंतिम शासक था। क्योंकि यहीं पे अब 3 शक्तियां हमें देखने को मिलती है। एक बाह्य आक्रमण करने वाली शक्ति कौन सी होती है? सिकंदर होता है। एक धनानंद राजा के रूप में होता है। दूसरा जो है कि चाणक्य जैसा जो है कि एक विद्वान देखने को मिलता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य को लेके धनानंद को मारता है, और कुछ हद तक जो है कि संघर्ष इसका सिकंदर से होता है, ऐसा कहा जाता है कि, है ना। इस क्रम में देखते हैं कि यहीं पे विदेशी आक्रमण होता है। अब यहां पे भी प्रश्न पूछता है विदेशी आक्रमण, इसके बाद विदेशी आक्रमण होता है। यहां से भी प्रश्न पूछता है कि भारत पे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था या किस वंश ने किया था? तो याद रखिएगा हखमनी वंश ने किया था। हखमनी वंश का दारा प्रथम, है ना, दारा प्रथम ने जो है कि भारत में पहला सफल आक्रमण किया था। उसके बाद दूसरा आक्रमणकर्ता कौन था? सिकंदर था। सिकंदर पहला नहीं था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिकंदर पहला नहीं था। ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं जो परीक्षा में ये पूछ ली जाती हैं। तो हखमनी वंश का शासक कौन था? दारा प्रथम था। दारा जो है कि था जिसने जो है कि भारत पे प्रथम आक्रमण किया था, सफल आक्रमण किया था। उसके बाद सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण भारत पे कब होता है? तो ये होता है 326 बीसी में होता है, और 325 बीसी में सिकंदर वापस चला जाता है। जैसे सिकंदर इंटर करता है, वितास्ता नदी के तट पे जो है कि पोरस से युद्ध होता है ना, वितास्ता नदी का युद्ध, और वहां पे जो है कि पोरस कहा जाता है कि हार जाता है, और उसके बाद जो है कि कुछ समय तक वेट करता है, और सिंध नदी जो है, ब्यास नदी जो है कि पार करके आगे सिकंदर की सेना नहीं आती है। वहीं से जो है कि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से जो है खदेड़ने में सफल होता है, और उसके बाद वही जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से भारत में प्रथम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। कब करता है?
23 बीसी के आसपास जो है कि ये भारत का पहला साम्राज्य स्थापित करता है। उसके बाद इसका बहुत ही महान शासक था अशोक। भारत का पहला महान शासक अशोक देखने को मिलता है। बहुत सारे कार्य करता है, धम्म की स्थापना करता है, शिलालेख प्रथा की शुरुआत करता है, शिलालेख, है ना। ये सारी चीजें जो है कि हमें देखने को मिलती है। मौर्य वंश के बाद कौन आता है? शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग देखने को मिलता है संस्थापक। उसके बाद कण्व वंश आता है। कण्व वंश, कण्व वंश की स्थापना कौन करता है? देवभूति। देवभूति, देवभूति जो है कि इसका संस्थापक होता है। उसके बाद देखते हैं तो सातवाहन वंश। मौर्यों के बाद अगर कोई ताकतवर शासक या शासन करने वाले जो है कि आपका शासक वर्ग आया तो सातवाहनों का आया। सातवाहन, अब सातवाहन का देखते हैं तो इसका संस्थापक कौन था? सातवाहनों का संस्थापक कौन था? सिमुक। सिमुक सा जो है कि इसका क्या था? संस्थापक था। अब यहाँ पे ये इंट्रोडक्टिव क्लास है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल से हमें नहीं जाना है ना। पूरा जो है कि सिलेबस थोड़ा थोड़ा जो है कि देखा जा रहा है। तो इसमें कौन आता है? सिमुक आता है। इसमें सबसे फेमस शासक कौन है? तो सतकर्णीय प्रथम। सतकर्णीय, सतकर्णीय जो है कि प्रथम यहां पे देखने को मिलता है ना। उसके बाद जो है कि सातवाहनों के बाद जो है कि फिर विदेशी आक्रमण होता है। फिर विदेशी आक्रमण होता है। विदेशी आक्रमण में किसका किसका जो है कि विदेशी आक्रमण देखने को मिलता है? यहां पे किसका किसका विदेशी आक्रमण देखने को मिलता है? तो विदेशी आक्रमण में आता है ISPK, है ना। इंडो ग्रीक यानी कि यूनानी, यूनानी देखने को मिलते हैं। शक देखने को मिलते हैं। शख्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद पार्थियन, पार्थियन देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुषाण, कुषाण। कुषाण का फेमस शासक कौन आता है? कुषाण का फेमस शासक आता है कनिष्क। कनिष्क आता है। ये वही कनिष्क है, ये वही कनिष्क है जिसने पहली बार महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनवाता है ना। और मूर्ति पूजा यहीं से जो है कि शुरू होता है। पहली मूर्ति बनती है, मानवीय मूर्ति बनती है महात्मा बुद्ध की, इसी के कालखंड में, है ना। यही वही है जो क्या करता है, चीन के कुछ जो है कि जो पार्ट हैं जो एक्चुअली रेशम मार्ग कहा जाता है, रेशम मार्ग पे अधिकार करता है। चीन के शासक पान से चाव पे क्या करता है? अटैक करता है, उससे कर वसूलता है। ये सारी चीजें जो है कि यहाँ पे इसी के काल में देखते हैं तो भारत में सबसे जो है कि शुद्ध सोने के सिक्के चलाता है। ये सारा काम जो है कनिष्क के काल में होता है। अब उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे एक कालखंड जो है हमें देखने को मिलता है, संगम काल। संगम काल में देखते हैं तो चोल, चेर और पांड्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पे शिल्पाधिकारम, तोलकापियम, मणिमेखले, करूल, इस तरीके के जो है कि महाकाव्य और जो है कि आपका व्याकरण के ग्रंथ जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। तमिल भाषा के महाकाव्य देखने को मिलते हैं। यहीं पे जो है कि रचित रचनाएं होती हैं सब। कहाँ पे?
संगम काल में ही जो है कि इनकी रचनाएं होती हैं। तो ये जो है कि यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य 240 ईस्वी के आसपास जो है कि यहाँ पे आता है क्या, गुप्त साम्राज्य। इसका जो है कि कौन था, श्रीगुप्त संस्थापक था, श्रीगुप्त संस्थापक था। प्रसिद्ध शासकों में देखते हैं तो समुद्रगुप्त मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद जो है कि चंद्रगुप्त जो है कि आपका द्वितीय मिलता है, और क्या कहते हैं कि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। ये लोग बहुत सारे सोने के सिक्के जो है कि जारी करते हैं। समुद्रगुप्त को धरणीबंध का कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये पूरे भारत को एक सूत्र में जो है कि बांध देता है। ये सारी बातें हमें जो है कि यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो आपका गुप्त पीरियड है, गुप्ता पीरियड को ही भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल मतलब किस दृष्टि से, स्थापत्य के दृष्टि से देखा जाए, साहित्य के दृष्टि से देखा जाए, बहुत एक से बढ़ के एक यहाँ पे मंदिर स्थापत्य देखने को मिलते हैं। बहुत सारे साहित्यों की रचना होती है, बहुत सारे साहित्यों को पुनः लिखा जाता है, और इस वजह से जो है कि इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिटेल में देखा जाएगा। उसके बाद गुप्तोत्तर काल देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन का काल जो है कि क्या है, महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन को जो है कि प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है। प्रश्न पूछता है, प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक किसे कहा जाता है, तो प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक हर्षवर्धन को कहा जाता है। इस क्रम में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ से जो है कि पूर्व मध्यकाल थोड़ा सा देखने को मिलता है। पूर्व मध्यकाल में बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश जो है कि देखने के, जैसे गुज्जर पतिहार वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, है ना, चंदेल वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, सेन वंश, शाही वंश, कश्मीर वंश, है ना, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, ये सारी चीजें हमें जो है कि देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत में इसी समय पे क्या हमें देखने को मिलता है, राष्ट्रकूट, वाकाटक, वादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, चोल, पल्लव वंश आदि जो है कि यहाँ पे दक्षिणी भारत में ये छोटे छोटे कुछ जो है कि राजा हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी क्रम में इन्हें भी हम जो है कि क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे देखने की नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ से प्रश्न पूछता नहीं है। उसके बाद आपका ये पूर्व मध्यकाल समाप्त होता है। पूर्व मध्यकाल के बाद जो है कि क्या होता है, अब मध्यकाल स्टार्ट होता है कहाँ से, अरबों के आक्रमण से। मध्यकाल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अरबों के आक्रमण से आरंभ होता है। पहला अरब आक्रमण होता है 720 में, मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण होता है। राजा दाहिर देवल बंदरगाह पे क्या होता है, कुछ जहाजों को लूट लिया जाता है। राजा दाहिर से जो है कि क्या किया जाता है, हर्जाना मांगा जाता है। दाहिर बोलता है भाई हमारा इसमें कोई हाथ वगैरह है नहीं, लुटेरे हैं, लूट लिए, हम क्या करते हैं। फिर वहां से जो है कि आपका मोहम्मद बिन कासिम आता है। राजा दाहिर को जो है कि रावर के युद्ध में, ये है कि रावर के युद्ध में जो है कि दाहिर को हरा दिया जाता है। हरा देने जाने के बाद वहां पे जो है कि अब मुस्लिम शासन की स्थापना की जाती है, यानी अरब शासन की स्थापना की जाती है। दिरहम वहां पे चलाया जाता है, और वहां पे पहली बार जजिया कर लगाया जाता है। कहां पे, सिंध वाले प्रांत में। एक्चुअली ये सारा काम तुर्क वाला आक्रमण कहां पे हुआ है, सिंध के प्रांत में। सिंध के प्रांत में ये आक्रमण हमें देखने को मिलता है। प्रश्न पूछता है, पहली बार भारत के किस भाग में जजिया कर लगाया गया, तो सिंध वाले भाग में जो है कि पहली जजिया कर लगाया गया था। किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है कि यहाँ पे जजिया कर लगाता है। ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद तुर्क आक्रमण होता है।
तुर्क आक्रमण, पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनबी ने किया। महमूद गजनबी ये है खुखार आदमी। महमूद गजनबी क्या करता है, पहला भारत पे जो है कि आक्रमण करता है। और आक्रमण, ये इसका आक्रमण का टाइम पीरियड कब है, तो 1900 से 1027 के बीच लगभग 17 बार भारत पे आक्रमण करता है। इसी क्रम में देखते हैं तो सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ पे आक्रमण कब करता है, 1025 में 16वां आक्रमण था। ध्यान दीजिएगा, ये सोमनाथ का जो है कि मंदिर पे आक्रमण यहाँ पे दिखाया गया है। सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण देखने को मिलता है, किसका, महमूद गजनबी का, है ना। और ये आक्रमण कब होता है, 1025 में। इसका कौन से नंबर का आक्रमण था, 16वां नंबर का। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है कि पूछा जाता है दोनों, कि आपका महमूद गजनबी सोमनाथ पे आक्रमण कब किया था। और अगर अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में बैठे तो एक आध बार, कई बार स्टेट सिविल सर्विस वगैरह में पूछा ये भी गया है कि जो आक्रमण सोमनाथ पे हुआ था वो कौन से नंबर का आक्रमण था, तो आपका 16वें नंबर का आक्रमण था। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अब इसी क्रम में ये होता है कि ये जो है महमूद गजनबी साहब, अब ये जो है कि आक्रमण करते हैं कश्मीर साइड में। हालांकि इस बात पे जो है कि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन उससे हमें नहीं लेना देना है। हमें लेना देना ये है कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है। और प्रश्न पूछा जाता है कि महमूद गजनबी को किसने हराया था भारत में, तो महमूद गजनबी को हराने वाली कश्मीर की शासिका थी कौन, रानी दिद्दा। हालांकि इनको आगे चल के पूरा चार्ट मैंने बना रखा है, उस चार्ट के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण जो है कि महिला शासिकाएं हैं, वहां पे जो है कि रानी दिद्दा को हम लोग देखेंगे, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कश्मीर की शासिका रानी दिद्दा ने महमूद गजनबी को क्या किया था, हराया था। ये पूछा जाता है कि महमूद गजनबी को भारत में किसने हराया था, किस महिला शासिका ने हराया था, तो रानी दिद्दा ने जो है कि क्या किया था, हराया था। वन लाइनर के हिसाब से ही मैंने जो है कि यहाँ पे लिख रखा है। महमूद गजनबी की सिक्कों की बात करते हैं तो ये अपने सिक्कों पे संस्कृत भाषा में क्या किया था, कलमा लिखवाया था। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने जो है कि संस्कृत भाषा में अपने सिक्कों पे कलमा लिखवाया था, तो महमूद गजनबी ने अपने सिक्कों पे कलमा लिखवाया था। ये इसके सिक्के के क्या है, सैंपल्स हैं। ये सिक्के के इसके सैंपल्स हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना। ये सिक्के हैं, इस पे ये लिखवाया था। और इसके सिक्कों पे ही देखते हैं तो हिंदू देवी यानी कि देवी सरस्वती की आकृति हमें देखने को मिलती है। ये भी जो है कि ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पे सरस्वती देवी की आकृति का अंकन मिलता है, तो महमूद गजनबी के सिक्कों पे सरस्वती देवी का अंकन मिलता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। सिक्कों के जो है कि इतिहासकार उन्होंने ऐसा बता रखा है। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, अब जो है कि उस समय क्या पता नहीं, है ना। उसके बाद दूसरा आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का। अब मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है कब, 1775 ईस्वी में। पहला जो है कि आक्रमण इसका मुल्तान पर होता है। उस समय मुल्तान में देखते हैं तो करमाथी जाति का जो है कि क्या था, मुसलमान जो है कि शासक थे, उनकी जो है कि यहाँ पे शासन था। और उसके बाद 1700, ये है गोरी साहब हैं, ये गोरी, है ना। 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। और गुजरात पे जब आक्रमण किया तो नाइक देवी मूल राज द्वितीय की संरक्षिका थी। और चूंकि इनका पति नहीं था, पति की मृत्यु हो गई थी, ये विधवा थी, गुजरात में शासन कर रही थी। छोटा सा बच्चा था कौन, मूल राज द्वितीय, छोटा सा बच्चा था। जब इसको पता चला गोरी को, तो ये फिर इसके मन में लालच आ गई। और लालच आ गया तो इसने कहा कि ऐसा काम करते हैं, बहुत बढ़िया होगा, और डराते हैं धमकाते हैं
और रानी का हस्बैंड है नहीं, पति है नहीं, तो ऐसा काम करते हैं, इनको डराएंगे धमकाएंगे, शादी कर लेंगे, रानी का रानी मिल जाएंगी और राज्य का राज्य मिल जाएगा, धन अपार मिल जाएगा। और इस क्रम में ये धमकी भेजता है। जब धमकी भेजता है तो नाइक देवी जो है कि चूंकि प्रस्ताव किया जाता है ना, एक्चुअली 3 बातें रखी जाती है गोरी की तरफ से नाइक देवी के समक्ष, यानी कि मूलराज द्वितीय के समक्ष 3 बातें की जाती है। पहली बात, आप हमसे विवाह कीजिए, नाइक देवी आप हमसे क्या कीजिए, विवाह कीजिए। अपने राज्य का हमें क्या कीजिए, राजा बना दीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात, अपना सारा खजाना, पैसा रुपया जो भी चीजें हैं वो हमें दे दीजिए, सौंप दीजिए। तीनों कंडीशन मानने से नाइक देवी क्या करती हैं, इनकार कर देती हैं। और इनकार करने के बाद जो है कि वहीं पे युद्ध जो है कि घमासान शुरू होता है। कायंद्रा का युद्ध जो है कि बोला जाता है इसे। और इस युद्ध में कहा जाता है कि पहली बार जो हम झांसी की जो है कि झांसी की लक्ष्मीबाई पढ़ते हैं ना, देखते हैं लक्ष्मीबाई के बारे में हमने जो पढ़ रखा है झांसी की, वो एक्चुअली पहला हमें दृश्य नजर आता है नाइक देवी में। ये नाइक देवी है गुजरात की, ये नाइक देवी है। ये सारी बात जो है गोरी का क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है, कहती है कोई बात नहीं, बहुत बड़े जो है कि क्या हुए, योद्धा हुए हो, मर्द हुए हो, आओ भाई 2-2 हाथ करते हैं मैदान में। और कहा जाता है कि ये अपने बच्चे को जो है अपने पीठ पे बांधती हैं और बांधने के साथ घोड़े पे सवार होती हैं और लड़ाई के मैदान में, युद्ध में जो है उतर जाती हैं और गोरी को बहुत बुरी तरीके से हराती हैं। इतनी बुरी तरीके से हराती है वो गोरी को जो है कि भागने पे मजबूर होना पड़ता है। यहीं से एक प्रश्न ये भी पूछता है आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कि गोरी को भारत में हराने वाला पहला पर्सन या पहला व्यक्ति या पहला जो है कि पर्सन कौन था, तो नाइक देवी थी। मूलराज द्वितीय था, है ना, मूलराज द्वितीय ने नाइक देवी के संरक्षण में पहली बार मोहम्मद गोरी को भारत में हराया था। ये जो है कि सारा चीजें जो है कि देखने को मिलती। यहाँ पे सारी चीजें लिखी होंगी, पहली बार पराजय जो है कि यहाँ पे सारी बातें लिख रखा है मैंने, तो इसको देख रखिएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एक चार्ट हम देंगे, तो याद रखिए कि इतिहास में, हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा महिला शासिकाएं नहीं हुई हैं। प्राचीन काल में या मध्यकाल में और भी कम जो है कि हमें देखने को मिलता है ना। तो कुछ जो कि महिला शासकाएं हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और जिनसे प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा डायरेक्ट, और जो फैक्ट पूछा जाता है ना, वही चीज मैंने जो है कि आपको चार्ट में डाल रखा है, उससे ज्यादा मैंने कुछ डाल नहीं रखा है। पहले हम देखते हैं क्या, रानी दिद्दा। रानी दिद्दा याद रखिएगा कहां से है ये, लोहार वंश की राजकुमारी है। ध्यान रखिए, लोहार वंश की क्या है, राजकुमारी है, और उत्पल वंश की रानी है। दोनों चीजें हैं। इन्होंने क्या किया था, महमूद गजनबी को हराया था, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने वहां पे पॉइंट में भी डाल रखा है, यहाँ पे भी चार्ट में भी बना के प्रॉपर जो है कि डाल रखा है। इसके बाद देखते हैं नाइक देवी आती है। मूलराज द्वितीय की क्या थी, संरक्षिका थी। कहाँ पे, गुजरात वाले क्षेत्र में, है ना। ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी और चालुक्य वंश की रानी थी। पूछता है किस, अब यहीं से मामला गड़बड़ होता है ना, क्लियर कॉन्सेप्ट रखता। जब प्रश्न पूछे कि नाइक देवी किस वंश की रानी थी या राजकुमारी थी, तो दोनों प्रश्न का उत्तर अलग हो जाएगा। रानी पूछेगा तो अलग हो जाएगा, राजकुमारी पूछेगा तो अलग हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। मोहम्मद गोरी को इन्होंने क्या किया था, भारत में पहली बार पराजित किया था। मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार पराजित करने वाला पर्सन कौन था, तो मूलराज द्वितीय या नाइक देवी थी। ठीक है। तीसरा जो है कि फेमस जो है कि शासिका कौन है, रजिया सुल्तान, गुलाम वंश की शासिका थी, गुलाम वंश की शासिका थी। एकमात्र मुस्लिम व तुर्की महिला शासक, ध्यान दीजिएगा, एकमात्र मुस्लिम व तुर्की महिला शासक रजिया सुल्तान होती है। उसके बाद कोई जो है कि शासिका हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। अब इस क्रम में आगे हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, रानी रुद्रम्मा देवी। ये भी प्रश्न बहुत पूछता है। रुद्रम्मा देवी काकतीय वंश की जो है कि ये राजकुमारी थी,
हालांकि इनके बारे में थोड़ा सा जो है ना कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। कंट्रोवर्सी देखने को क्या मिलता है कि कहा यह जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने विवाह किया था, कुछ लोग कहते हैं इन्होंने विवाह नहीं किया था, है ना। तो इसी क्रम में जो है कि अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए ना वो रुद्रम्मा देवी से जो है कि पूछे गए। रुद्रम्मा देवी ने चालुक्य वंश के सदस्य वीरभद्र से विवाह किया था, ऐसा कुछ जो है कि देखने को मिलता है, बट इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं होती है, ये कभी जो है कि पूछा भी नहीं गया है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये सारा जो है कि चार्ट थोड़ा, इसके अलावा देखते हैं आधुनिक भारत में। तो आधुनिक भारत में हमें झांसी की रानी देखने को मिलती है महिला शासिका में। तो यही 4-5 जो है कि महिला शासिकाएं हमें भारत में देखने को मिलती हैं, और ज़्यादा कोई हमें महिला शासिका देखने को नहीं मिलती है। तो महिला शासिकाओं को ध्यान में रखिएगा, इनके वंश और वैवाहिक वंश और जन्म का वंश थोड़ा सा जो है कि ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा यही पूछा जाता है। अब गोरी आता है ना। पंजाब वाले क्षेत्र में ये जो है कि गजनी वंश का शासन को इसने गोरी ने क्या किया, समाप्त किया था। ये खास कोई फैक्ट है नहीं, बट थोड़ा सा जो है कि जैसे ही पंजाब में इंटर करता है तो गोरी के समय पंजाब वाले क्षेत्र में गजनी वंश का शासक था, जिसे जो है शासन था, जिसे गोरी ने क्या किया था, समाप्त किया था। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है। पहले जो है कि तराई का युद्ध, तराई का प्रथम युद्ध होता है, और तराई के प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 ईस्वी में। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, ये झल्ला जाता है। पहली मारी कौन, नाइक देवी। दूसरा कौन, पृथ्वीराज चौहान। बेचारा पगला जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर जो है कि क्या करता है, फिर दूसरी बार षड्यंत्र के साथ युद्ध करता है, और दूसरा तराई का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। और यहाँ पे जो है कि पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, हार जाते हैं, बंदी बना लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान मूवी वगैरह भी आ रखी है, पर आप सभी लोगों ने ये देखा होगा। वो सारी स्टोरी जो है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उसके बाद तराई के युद्ध के पश्चात जो है कि तुर्की राज्य की स्थापना भारत में हो जाती है, बट अस्थाई नहीं होती है। ये लड़ाइयां हुई, लेकिन ये निर्णायक लड़ाइयां नहीं थी। यहां पे तुर्की राज्य की स्थापना तो हुई, लेकिन साथ ही साथ देखा जाता है कोई बहुत मजबूती यहाँ पे, यानी कि मजबूत स्थापना हमें देखने को नहीं मिलती है। निर्णायक लड़ाई जो है कि यहाँ पे माना जाता है कौन, तराई के द्वितीय युद्ध को क्या कि माना जाता है, निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। लेकिन ठीक है, लेकिन मेन जो लड़ाई होती है जिससे मजबूत बना तुर्की साम्राज्य भारत में, वो आपका जयचंद के साथ जो चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। इसके थ्रू जो है कि अब यहाँ पे जो शासन स्थापित होता है, तुर्की शासन, वो मजबूत बनता है। अब ये निर्णय हो जाता है कि अब यहाँ से ये शासन मजबूत हो गया, तो ज्यादा जो है कि निर्णायक ये जो है कि साबित होता है। गोरी की मृत्यु के बाद जो है कि आपका 1206 ईस्वी में क्या होता है, गोरी की मृत्यु हो जाती है। गोरी की मृत्यु होने के बाद जो है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती है। ऐबक ने क्या किया, भारत में नए वंश की नींव डाली, जिसे गुलाम वंश कहा गया। गुलाम वंश की जो है कि स्थापना हमें देखने को मिलता है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों की बात करें तो सिक्कों पर इसने लक्ष्मी की आकृति देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति हमें देखने को मिलती है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आता है। दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये क्रम में जो है कि सारे जो है कि वंश हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बीच में दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश के बीच में 2 टॉपिक और हमें जो है कि मिलता है पढ़ने के लिए। यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं लिख रखे हैं। ये तो हमें मिलता है धार्मिक आंदोलन, जिसमें सूफी आंदोलन मिलता है, भक्ति आंदोलन मिलता है ना।
भक्ति आंदोलन में अलवार, नैनार, इस तरीके के जो है कि हमें आंदोलन जो है कि देखने को मिलते हैं, है ना। धर्म सुधार आंदोलन देखने को मिलते हैं। अब चूंकि हुआ क्या है, यहाँ पे इस्लाम धर्म आता है, इस्लाम धर्म की मान्यताएं और हिंदू धर्म की मान्यताएं दोनों जो है कि विपरीत मान्यताएं होती है, संघर्ष की स्थिति बनती है। और संघर्ष की स्थिति बनती है तो जो इसके साधु संत हैं उस समय के, वो कहते हैं कि भाई जब हमें साथ ही रहना है तो संघर्ष के साथ नहीं रह सकते, और संघर्ष के साथ नहीं रह सकते तो सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और उस सामंजस्य बिठाने के लिए धर्म सुधार आंदोलन यहाँ पे जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। तो ये धर्म सुधार आंदोलन जो है कि हमें देखने को मिले, ये अध्ययन यहाँ पे करेंगे। उसी के बाद यहीं पे एक चीज और हमें देखने को मिलता है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य देखने को मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य ये हमें जो है कि यहाँ पे देखना है। और उसके बाद जो है कि हमें क्या देखने को मिलता है, मुगल वंश। और मुगल वंश जो है कि 1526 में जो है कि यहाँ पे क्या होता है, 1526 में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है ना। बाबर आता है, मुगल वंश की स्थापना करता है। उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद देखते हैं अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। और औरंगजेब के बाद जो है कि मध्यकालीन भारत देखते हैं कब, 1707 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। और यहां से आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। तो ये प्रॉपर हमें जो है कुछ चीजें हमें देखनी है ना। ये सारी बातें। अब इसके बाद जो है कि जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वो देखेंगे अभिलेख। इतिहास के स्रोत के क्रम में हम देखेंगे कि चूंकि इतिहास के स्रोत के क्रम में सबसे पहले हम स्रोत ही देखेंगे, स्रोत, इतिहास के जानकारी के स्रोत देखेंगे। उसके बाद से सारी चीजें वन बाय वन करके जो है कि हम देखेंगे। थोड़ा सा स्रोत वाला सेक्शन जो है ना कि लंबा होगा, डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, है ना। तो आज के क्लास में जो है कि यहीं तक रहने देते हैं। पूरा ये सिलेबस जो हमने मध्य भारत तक पूरा डिस्कस किया है। इसके बाद से जो है कि नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर वन बाय वन करके ये पूरा जो है कि टॉपिक वाइज चला जाएगा, है ना। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।